आपल्या सर्वांना माहित आहे की गेले काही दिवस शिवसेनेचे अनेक आमदार हे आसाममध्ये गुवाहाटीमध्ये थांबलेले आहेत आणि म्हणून ते तिथं थांबून काहीतरी रोज वेगवेगळ्या क्लिप मीडियावर देत राहतात, बातम्या देत राहतात आणि आपल्याला कल्पना आहे की आम्ही आमच्या शिवसेनेच्या वतीनं आज सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील माननीय कामत साहेब माझ्यासोबत आहेत, त्यामुळे आम्ही जे काही सांगतो त्याला तुम्हाला ऑथेंटिसिटी जर ऐकायची असेल आज त्याचा अधिकृतपणा कायद्याची बाब ही बाब सांगण्यासाठी आज आम्ही इथं आलेलो आहोत। मूळ मुद्दा असा आहे की आम्ही हे जे मंडळी गेली त्यांनी आम्हाला माननीय उपाध्यक्षांनाच काढून टाकण्याची नोटीस दिली, त्यानंतर ती नोटीस कशी गैर आहे हेही सांगितलं गेलं, त्यानंतर आम्ही या सगळ्या लोकांना डिस्क्वालिफिकेशन करावं म्हणून 16 लोकांना आम्ही नोटीसेस दिल्या, त्याच्यावरही कारवाई सुरू झालेली आहे। पण ती तुम्हा सगळ्यांना वाटतं की ती कितपत खरी आहे, तर ती खरी बघायची असेल, त्याचा खरेपणा पाहायचा असेल तर आपल्याला एक कळेल की माननीय कामत साहेब इथं आलेले आहेत आणि ते त्याच्याबद्दल ऑथेंटिक सांगतील। आता अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ, मेरी पूरी बात होने के बाद में कामत साहब बात करेंगे। आप सभी जानते हो कि अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई है। अब आप बाकी सारे मामले आप सब जान चुके हो कि हमने क्या क्या नोटिस दे दी है, हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कौन सी नोटिस दे दी है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिस जारी की है। ये सारे जब हम बोलते तो लोगों को लगता है कि इसमें कितना सच्चा है, कितना खरा है, कितना झूठा है। रोजाना अखबारों में, रोजाना मीडिया पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधी बातें करते रहते, तो उसकी कानूनन जो ऑथेंटिसिटी है वो बताने के लिए मेरे साथ में आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, वो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही लिमिटेड रोल है मेरा, पॉलिटिकल सिचुएशन पे मैं कमेंट नहीं करने वाला हूँ। एज देयर सीनियर काउंसिल मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या लीगल पोजीशन है आज के डेट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है 10th शेड्यूल में कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन सुनने के लिए।
उसके लिए मुझे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है 180, उसमें ये बोला गया है कि जहां पे भी वैकेंसी है स्पीकर के ऑफिस में तो डेप्यूटी स्पीकर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। और रही बात वो नो कॉन्फिडेंस की, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही मैंने देखा है, ना ही वो उसका रिजेक्शन मैंने देखा है। जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि ये बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, कोई अनऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस, क्योंकि सारे विधायकों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, तो इन्होंने कोई अन्य ईमेल एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस से कोई एक चिट्ठी भेजी हुई थी और वो कोई मेंबर वहाँ पे, कोई विधायक वहाँ पे आके स्पीकर साहब को नहीं दी उन्होंने, तो कोई कुरियर के माध्यम से उनको दिया गया। तो स्पीकर साहब ने, हम लोग को जो पता चला है आपके माध्यम से कि ये है कि स्पीकर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूँ, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ देर इज नो इम्पेडिमेंट इन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते हैं नो कॉन्फिडेंस का, इन लॉ इसका कोई मायना नहीं रखता। That's all I have to say. सर अभी एक बात One ऐसी by भी one, पता चल one by रही है one by कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दिया और एक बार फिर अपक्ष आमदार के हाथ से दिया गया है, तो ऐसे वक्त में क्या वो आगे की कार्रवाई कर सकते नहीं, हैं? वो मेरी जानकारी में नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। और जो स्पीकर साहब करेंगे तो हम लोग कमेंट नहीं कर सर, सकते। लीडर ऑफ द हाउस जो चुना है शिवसेना ने और चीफ व्हिप चुना है, क्या वो वैलिड रहेगा? बिल्कुल, बिकॉज जो लीडर ऑफ द हाउस है और चीफ व्हिप का मामला है, दैट इज द डोमेन प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी कौन लीडर होगा। लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का अंग है, कोई लेजिस्लेचर पार्टी सुप्रीम नहीं है। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से लेजिस्लेचर पार्टी बनती है। लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है उसके ऊपर व्हिप या लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाता है। सो देयरफॉर देयर इज अ राइटफुल चेंज इन द चीफ व्हिप। एंड और एक बात है, कल नेशनल काउंसिल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में देयर वर मोर देन 250 के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड जो 2018 में नेशनल काउंसिल शिवसेना में इलेक्ट हुए थे। उन्होंने सारे लोगों ने ये डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटिशंस की प्रक्रिया ये की है, वो एंडोर्स्ड इट एंड दे हैव एंडोर्स्ड द लीडरशिप ऑफ उद्धव ठाकरे जी। इस सब में गवर्नर का रोल क्या रहेगा? आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जानकारी है, तो क्या इसमें गवर्नर जो है वो डिप्टी स्पीकर के पावर को ओवरपावर कर सकते हैं? क्या गवर्नर का क्या रोल रह सकता है गवर्नमेंट? As far as governor's role is concerned, as far as governor's role is concerned, Nabam Rebiya's judgment, Arunachal judgment is very clear. जो डिस्क्वालिफिकेशन मामले में गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की नबम रेबिया जी की जजमेंट पढ़ लीजिएगा। 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरली सेड कि गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। वहां पे जो बात हुई थी, गवर्नर वाज सेंडिंग डिरेक्टिव्स कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, तो वो सारा चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि गवर्नर के डोमेन में नहीं है, ही हैज नो जुरिस्डिक्शन। डिस्क्वालीफाई होने से पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर स्पेशल असेंबली का कन्वेंशन बुला सकते हैं? क्या सेशन बुला सकते हैं? क्या गवर्नर कॉल कर सकते हैं सेशन के लिए किसी हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे? इससे पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर? Yes, governor, if he feels that there is a problem with the majority, he can always call for a floor test on the advice of the chief minister or otherwise also. So वो अभी तक हुआ नहीं है. So let us wait and see what happens. नाही पण राज्यपालांकडे जर का हे आधीच पत्र त्यांनी दिलं असेल तर If there is a floor test, Samanji and the political parties will take a call how to go forward. This is not a legal question.